आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। एक तो ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर आसान भी है। उसका कारण है कि इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो 9th क्लास में आपने चैप्टर पहले ही पढ़ रखा है तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहता है, और दूसरा कि ये चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। और न्यूमेरिकल भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल इसके अंदर पूछा जाता है। तो बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत इजी चैप्टर है। न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता? आपने सुना ही होगा कि भाई एप्पल को उन्हीं ने पहली बार गिरते हुए देखा था और उसी के आधार पर पूरा, और न्यूटन ने क्या नहीं किया। आप ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें एक बार न्यूटन का नाम फिजिक्स में ना आता हो। चाहे आप क्लास 11th का कोई चैप्टर पढ़ लीजिए, 12th में थोड़ा कम नाम आता है, पर 11th में लगभग हर चैप्टर में एक बार इनका नाम आ ही जाता है। अभी इस तरफ तो पूरा रोटेशन तक आएगा, उसके बाद ग्रेविटेशन में आएगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आएगा। मतलब लगभग पूरे साल भर आपको तो ये इनका नाम आता ही रहता है। बहुत महान इंसान थे, बहुत ही महान फिजिक्स के दाता, जिन्होंने फिजिक्स के कई सारे लॉज दिए। अभी हम लोगों को जो बात समझनी है यहाँ पे वो ये है कि आपको याद होगा जब मैं आपको ये मैकेनिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो मैकेनिक्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ध्यान है, मैकेनिक्स जो था ये दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक था काइनेमेटिक्स और एक था काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस काइनेमेटिक्स के अंदर आपने मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा मोशन इन अ प्लेन। ये दोनों चैप्टर हम लोग वहां पर पढ़ चुके हैं, मोशन इन अ प्लेन। और इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर बेसिक क्या बातें पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, द सोर्स इज इंपॉर्टेंट और द इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं? इफेक्ट के बारे में। यहाँ पर कॉज का कोई खास डिस्कशन नहीं होता है। वेयर एज जो पार्ट है काइनेटिक्स, तो काइनेटिक्स के अंदर, या काइनेटिक्स इसको कई बार डायनेमिक्स भी बोलाते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक्स। इसको डायनेमिक्स भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक्स। इसी को डायनेमिक्स भी बोलते हैं। ये जो डायनेमिक्स है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मुख्यतः ये चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। मोशन को गवर्न करने वाले लॉज को पढ़ते हैं। और इसी से मिलता जुलता दूसरा एक और चैप्टर है जिसका नाम है रोटेशन। तो रोटेशन और लॉज ऑफ मोशन ये किसके अंदर आता है? ये आता है काइनेटिक्स के अंदर। और काइनेटिक्स के अंदर हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी है वो कौन है? यहां पर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? कॉज के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। किसने धक्का लगाया, कितनी दूर तक धक्का लगाया, एंड सो ऑन। एक और चैप्टर है जो यहां पर आता है, उसका नाम है वर्क, एनर्जी, पावर। ये भी चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाता है। और यहां पर जो यूज आप करते हैं दैट इज कॉज का प्रभाव चेक करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया हम लोग पहले ही जब पढ़ रहे थे काइनेटिक्स तो मैंने आपको दिया था कि यहां पे कॉज इज द ड्राइविंग फोर्स और यहां पर द इफेक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स। तो लिखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of body, the branch of physics which deals with the study of
body in motion with respect to its cause, with respect to its cause is called dynamics or kinetics, is called dynamics or kinetics। और उसी काइनेटिक्स के अंदर हम लोग ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इस लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, बढ़े आगे, ये बनाना है माइंड मैप, क्लियर है। तो इस के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लॉज ऑफ मोशन का। तो लॉज ऑफ मोशन जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था कि कोई भी बॉडी जब मोशन में रहती है तो वो मोशन में क्यों है और क्या कारण है उसके मोशन का। तो कहानी इतनी आसान नहीं है, इसके अंदर कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने अपनी एक फैलेसी दी, एरिस्टोटल ने अपनी एक फैलेसी दी और वो फैलेसी लगभग 400 से 600 बीसी के आसपास में दिया गया था। फिर एक सेकंड साइंटिस्ट जो इसमें अपना योगदान देने आए, उनका नाम था गैलीलियो। इन्होंने गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये साल मेरे ख्याल से इनके एक्सपेरिमेंट का जो साल था वो 17th सेंचुरी। इन्होंने जो काम किया वो कौन सी सेंचुरी में किया? 17th सेंचुरी में किया। और फाइनली इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो थर्ड बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट आए, उनका नाम था न्यूटन। पूरा नाम था सर का सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक ISSAC, सर आइजैक न्यूटन। और इन्होंने ये जो साल है मेरे ख्याल से 1800 समथिंग, 1800 से आप 1900 लिख लो, तो इस बीच में इन्होंने अपना योगदान दिया और इसी योगदान की वजह से ये चैप्टर की उत्पत्ति हुई है। यही 3 साइंटिस्ट जिनकी वजह से ये लॉज ऑफ मोशन आज एग्जिस्टेंस में आया। डन? हाँ, फैलेसी डिस्कस करेंगे, अभी वहाँ पहुँचे नहीं है, डिस्कस करेंगे फैलेसी क्या है। उससे पहले इस पूरे जो चैप्टर है उस चैप्टर को पढ़कर हम लोग ये सीखेंगे कि जो बार बार मैं कह रहा हूं ना कि कॉज 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 के ऊपर ध्यान देंगे, वो कॉज क्या है? फोर्स है। वो कॉज है क्या? दैट कॉज इज कॉल्ड एज फोर्स। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ के हमारा जो सेंट्रल आइडिया है बिहाइंड एवरीथिंग इज फोर्स ओनली। उसमें हम लोग को सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? फोर्स के बारे में। जो पहली बात हम लोग यहां पर पढ़ेंगे दैट इज अबाउट फोर्स इटसेल्फ। तो सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी चाहिए, फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? फोर्स किसे कहते हैं? सबसे पहली बात जो आपको यहां समझ आनी चाहिए, फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? अब फोर्स को डिफाइन करने के लिए, फोर्स को डिफाइन करने के लिए 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि फोर्स क्या है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। आप लिखिए, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। वैसे बचपन में आप लोग भी एक डेफिनेशन याद किए थे फोर्स का, पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। अगर आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं या उस बॉडी को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। तो पुश और पुल करते हैं जिस पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को, जिस चीज से, तो उसी को हम लोग क्या कहते थे? फोर्स कहते थे। तो लिखिए, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और एजेंसी। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, ब्रैकेट में लिखिएगा पुश और पुल। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट
ब्रैकेट में लिखिए पुश और पुल, which changes or tend to change, इसको समझेंगे अभी, changes or tend to change the state of rest, or of uniform motion, comma or the direction of motion of a body, or the direction of the motion of the body, is called force. फोर्स क्या है? फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट है जो या तो चेंज कर दे या उसमें चेंज करने की टेंडेंसी ले आए। ध्यान से देखिए, उसने क्या कह रहा, आइदर इट विल चेंज और टेंड टू चेंज। टेंड टू चेंज मतलब टेंडेंसी पैदा कर दे उसके अंदर चेंज होने का। अब मान लीजिए इस दीवार को हम धक्का लगा रहे हैं, दीवार को हम लगातार से धक्का लगा रहे हैं, तो दीवार नहीं मूव करेगा, पर मेरा प्रयास तो है कि मैं इसे धक्का लगा के मूव करा दूं। तो ये जो प्रयास है आपका, आप इसके ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा है इसका, पर आप जो टेंडेंसी लगाए हुए हैं कि एक ना एक दिन तो शायद हो जाएगा। अच्छा, मैं अकेला करूंगा नहीं होगा, 10 लोग मिलके करेंगे तो हो सकता है गिर जाए, हो सकता है नहीं 10 लोग करें, 50-60 लोग मिलके करें तो गिर जाए। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स जितना उसको मूवमेंट होने के लिए चाहिए उतना आप दे दीजिएगा तो गिर जाएगा। अब बुलडोजर से मारिएगा तो एक ही बार में गिर जाएगा, तो उसका फोर्स ज्यादा है। एक अकेला इंसान धक्का लगाएगा तो नहीं गिरेगा। तो अगर आप उसके स्टेट को चेंज कर रहे हैं, देखिए 2-3-4 बातें हैं, चेंज कर रहे हैं या उसमें चेंज करने की प्रवृत्ति लेकर आ रहे हैं, टेंड टू चेंज। इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक किताब है और इस पर मैंने इस प्रकार से कोई एक रिमोट रख रखा है। अब देखिए ये रिमोट जो है इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, मैं धीरे धीरे ना इसके एंगल को इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। आप देख पा रहे हैं एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या ये मूव कर रहा है? मूव नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा है ना कि इसमें अब मूवमेंट की टेंडेंसी आ गई होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा, ये देखिए ये टाइम आ रहा है, अब देखिए ये मूव दिखाई दे रहा है, ये मूव करने लग गया। तो यहां से लेके वो पॉइंट तक जब तक ये मूव नहीं कर रहा था उसमें एक टेंडेंसी जरूर आपने पैदा कर दी थी बिकॉज ऑफ फोर्स कि वो अब क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए। तो ये जो टेंड टू चेंज है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एक टेंडेंसी पैदा कर देना कि अब वो क्या करेगा, मूवमेंट दिखाएगा। तो वो कह रहा किन किन चीजों को वो चेंज कर सकता है। एक, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसको मोशन में ले आएगा, यानी फोर्स के एप्लीकेशन से अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसमें क्या आ सकता है, मोशन आ सकता है। पहली बात, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो एक्सीलरेटेड मोशन में कन्वर्ट हो सकता है। और तीसरी बात, अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कितनी चीजें वो कर सकता है, 3 चीजें। कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको चला देगा, कोई चल रही है बॉडी तो उसका स्पीड बढ़ा देगा या घटा देगा, और उसका डायरेक्शन भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये 3 चीजें करने की क्षमता रखने वाला एक्सटर्नल एजेंट, चाहे वो पुश हो या फिर पुल हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? अब वो उसका इंपैक्ट है, अभी देखेंगे कि वो क्या क्या कर सकता है। अगर दीवार को आप धक्का लगा रहे हैं तो दीवार में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो उसके एटॉमिक लेवल पर जाके आप चेक कीजिएगा तो वो कहीं ना कहीं उस पर शेप के ऊपर प्रभाव जरूर डाला होगा। वो उसका इंपैक्ट है, वो टेंड टू चेंज के अंदर आ रहा है।
और अल्टीमेटली कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो उसको मोशन में ले आएगा, कोई अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका स्पीड बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, और कोई अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, उसका डायरेक्शन बदलना है, तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो अब जो फोर्स आप याद किए थे वो फोर्स को भूल के एक नया डेफिनेशन आपको क्या करना है? याद करना है। फोर्स किस तरह की क्वांटिटी है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके नीचे कुछ बातें। फोर्स चूंकि डायरेक्शन से संबंधित है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल N, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन। डाइन भी इसका एक यूनिट है नहीं ना हमारे बीच में कोई? इसका एक यूनिट डाइन भी है। और फोर्स इज का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन है MLT -2, MLT -2। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लें सारी बातें। MLT -2। बढ़े आगे, यहां तक लिख लिए। अब आगे लिखिए, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस 4 types of effect. The force applied on an object can produce 4 types of effect. 4 types of effect। तो कुल मिला के ये 4 प्रकार के इफेक्ट आपको दिखा सकता है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप अ मोशन। फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप अ मोशन। किसी रुकी हुई बॉडी को चला सकता है या कोई चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। ये पहला इफेक्ट है जो फोर्स कर सकता है। सेकेंड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। 2 चीजें कर सकता है, आइदर इंक्रीजेस द स्पीड, और डिक्रीजेस, दोनों ही कर सकता है। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन धक्का लगा दिया जाए तो स्पीड बढ़ जाएगा, और कोई उधर से आ रहा है आप इधर से उसको रोक दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम भी हो जाएगा, या फिर आप उसको रोक भी सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स की वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब आप क्रिकेट में बल्लेबाजी देखते हैं
तो जो फास्ट गेंदबाज बॉल कर रहा होता है, तो जो होशियार बैट्समैन होता है, बॉल गेंदबाज जो बॉल कर रहा है, बहुत फास्ट फेंक रहा है, उसको हल्का सा वो फ्लिप कर देता है या हल्का सा डायरेक्शन दिखा देता है और बॉल छक्का चला जाता है। तो उसने क्या किया, उसकी गति को यूज करके सिर्फ क्या किया, एक डायरेक्शन चेंज कर दिया, थोड़ा सा फ्लिप किया और बॉल का डायरेक्शन बदल गया और बॉल स्टेडियम के बाहर या छक्का चला गया। धोनी का मुझे वो लास्ट छक्का याद आ रहा है, जिसमें किसके साथ, वो वर्ल्ड कप में मारा था लास्ट मैच में, तो 6 रन बाकी था, वो नहीं आउट, आईपीएल में था। हाँ अच्छा। एंड लास्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप और साइज को भी ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने वो बॉल देखा होगा, वो जो बॉल आता है दबाने, जो स्पंज वाला जो बॉल है, आप उसको फोर्स लगाइएगा तो पचक जाएगा, छोड़ दीजिएगा वापस से अपना शेप गेन कर लेगा। तो क्या है, अल्टीमेटली यू आर अप्लाइंग शेप, तो उसका शेप क्या हो गया, मैंने फोर्स लगाया तो उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, छोड़ दिए, फिर वापस से अपना शेप रीगेन कर लेता है। डन। तो यहां पे जाके आपको फोर्स क्या है और वो क्या क्या कर सकता है, ये बात समझ में आ गई। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, जानते हैं क्या, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं? फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। फोर्सेस आर ऑफ, हाँ, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड द अदर वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की परिभाषा लिखिए, हेडिंग डालिए, कॉन्टैक्ट फोर्स। राइट, द फोर्सेस which comes into play or existence, the forces which comes into play or existence when 2 bodies are in contact, into existence, into play या into existence, when 2 bodies are in contact, when 2 bodies are in contact is known as what? Contact force is known as contact force. 2 bodies are in contact is known as contact force. यानी कोई भी ऐसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट बहुत जरूरी है, बगैर कांटेक्ट के आप फोर्स नहीं लगा सकते, उस तरह के फोर्स को आप क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। कितने टाइप के कांटेक्ट फोर्स होते हैं? कितने टाइप के कांटेक्ट फोर्स होते हैं? ये लिख लिए थे ना, मैं यहीं पर कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स लिख देता हूं, कोई जानता है तो बताएं। सबसे पहला कांटेक्ट फोर्स है मस्कुलर फोर्स। आप किसी को हाथ से पकड़कर धक्का लगा रहे हैं या उसको खींच रहे हैं, तो जो आपने हाथ पकड़ के खींचा या हाथ से धक्का लगाए, तो ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो अपने मसल्स के फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, इसको आप कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, और ये मस्कुलर फोर्स है। मशीन से भी धक्का लगाने को आप इसी में ले लीजिए, मस्कुलर फोर्स में, माने धक्का ही लगा रहे हैं। अब मान लीजिए हाइड्रोलिक प्रेस से आप किसी को धक्का लगा रहे हैं, उसको भी आप मस्कुलर फोर्स में ही कंसीडर कीजिए। क्यों? क्योंकि आखिर धक्का ही लगाना है, तो वो भी सब इसी के अंदर, मतलब इन जनरल ये सारी बातें इसी में आ जाएगी। मशीन से धक्का लगा रहे हैं या फिर आप खुद धक्का लगा रहे हैं, दोनों ही केस यहां पर मस्कुलर फोर्स के अंदर आ जाएगा। सेकेंड है टेंशन फोर्स। जब एग्जाम के टाइम पे आपका टेंशन चल रहा होता है दिमाग में, तो जो फोर्स काम करता है उसको क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स, है ना। टेंशन फोर्स क्या है? क्या? नॉन कांटेक्ट हो या नहीं, केस में तो कोई कांटेक्ट नहीं है, एग्जाम तो कल होगा, उसका प्रेशर आज ही लग रहा है, सरफेस उसमें तो कोई है नहीं।
टेंशन मतलब रस्सी से लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स कहते हैं, ना कि एग्जाम में लगने वाले फोर्स को। रस्सी से जब कोई फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को आपने रस्सी से बांध दिया और उसको खींच रहे हैं, तो जो वायर है वो टाइट हो जाता है ना खींचने पर, तो उसमें जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसी को क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स। नहीं तो फिर फांसी पर लोग लटक कैसे जाता है? कहीं ना कहीं टेंशन का ही ना फोर्स है कि आपका वेट था, आप लटके, रस्सी टाइट हुआ और आप ऊपर गए। कोटा में ऐसा होता है, कोटा में रस्सी महंगा होगा। देखिए आर्गुमेंट के, फोर्स नहीं पढ़ना है, आर्गुमेंट देखिए, कोटा में रस्सी महंगा होगा। अरे यार देखिए, लेकिन एनालिटिकल स्किल्स देखिए। हम लोग बात कर रहे हैं कि टेंशन फोर्स क्या है, फांसी लगाने पर टेंशन फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है, इनका आर्गुमेंट। हाँ हाँ हाँ, इनका आर्गुमेंट कोटा में रस्सी महंगा होगा। टेंशन फोर्स के बाद एक और फोर्स होता है जिसका नाम है नॉर्मल फोर्स, या इसी को नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कोई पता है व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन किसको कहते हैं? हम लोग जो बैठे हुए हैं, यानी मैं नहीं, आप बैठे हैं या मैं खड़ा हूं, तो मैं धरती के अंदर क्यों नहीं समा जा रहा हूं? सीता मैया की तरह हम लोग समा क्यों नहीं जा रहे हैं धरती में? हेमा जी बताइए, क्यों धरती नहीं फट रही और आप अंदर क्यों नहीं चले जा रहे हैं? नहीं मतलब बता रहे हैं, जैसे कि आपके पास एक वजन है ना, वेट लग रहा है आपके ऊपर, तो आपका एक मास है, उसको आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करिएगा तो mg दैट इज इक्वल टू वेट। वेट नीचे की ओर एक्ट करता है, तो आपके ऊपर एक ही फोर्स अगर नीचे की ओर एक्ट करेगा और दिन भर काम कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं हर दिन थोड़ा थोड़ा धरती के अंदर जाना चाहिए। अच्छा, इसलिए नहीं जा पा रहे, नहीं तो महान रहते तो आप चले जाते। नहीं, फिजिक्स है यहाँ बाबू, महानता का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग सब एमबीए करने वाले हैं, लक्षण लग रहे हैं। होती ये रहा है कि अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा होता नीचे की ओर, तब तो आप हर दिन थोड़ा 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 धरती के अंदर चले जाते। और होता क्या है कि एक फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, एंड इक्वल एंड अपोजिट एक और फोर्स कहां काम कर रहा है? ऊपर की ओर। क्या बोले? इसलिए वहां चली गई, आप नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए आप नहीं जा पा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। कब कोई बॉडी मोशन में आती है? देखिए, वो अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो यहां पर थोड़ा सा एक अनबैलेंस्ड फोर्स का हम जिक्र करते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक किसी सरफेस पर रखा हुआ है, इस सरफेस पर इस साइड से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इस साइड से आपने मात्र 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ओवरऑल जो इसका मोशन है वो किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ होगा बाई 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि इस तरफ का फोर्स बड़ा है और इस तरफ का फोर्स छोटा है। तो एक तरफ का फोर्स बड़ा और एक तरफ का फोर्स छोटा, तो इधर का फोर्स बड़ा है, उधर आप चले जाएंगे। ऑब्वियसली सोचने वाली बात है, कोई एक बच्चा है, उसको एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी उधर से खींच रहा है, तो जो आदमी ज्यादा खींचेगा उधर आ जाएगा। और टग ऑफ वॉर में भी आपने देखा होगा, दो लोग खींचते हैं, रस्सी उधर ही आ जाती है जिस तरफ ज्यादा फोर्स से खींचा जाता है, तो उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स है। वेयर एज यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स के केस में क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स के केस में क्या होता है? जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दोनों साइड से सेम फोर्स एक्ट कर रहा है। यहां से भी 10 न्यूटन फोर्स और यहां से भी 10 न्यूटन फोर्स। अब दोनों तरफ से चूंकि फोर्स इक्वल है, तो इसमें मूवमेंट नहीं आएगा। इसमें क्या नहीं आएगा? मूवमेंट नहीं आएगा। अगर ये इनिशियली किस पर था? रेस्ट पर था। और अगर ये मोशन में था, यानी यूनिफॉर्म मोशन में था, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू कर जाएगा। इस तरह का जहां सिचुएशन बनेगा, मान लीजिए इनिशियली रेस्ट पर था, दोनों साइड का फोर्स बराबर है, तभी ना ये रेस्ट पर रखा हुआ है। आप अगर अपने चेयर पर बैठे हुए हैं और लगातार से बैठे ही हुए हैं, तो इसके लिए कोई तो रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि नेट फोर्स आपके ऊपर क्या होना चाहिए? 0, तब ना आप मोशन में नहीं आ रहे। नेट फोर्स 0, तो एक फोर्स तो नीचे लग रहा है, वेट, तो उसको काउंटर बैलेंस कोई तो फोर्स कर रहा होगा। वो फोर्स जो आपके इस वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है,
जिसकी वजह से आप अपने जगह पर बैठे हुए हैं या मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, इसी फोर्स को क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। इसी फोर्स को क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। डन। इसके बाद एक फोर्स आता है जो कि कांटेक्ट फोर्स है, जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में है सरफेस के और सरफेस में थोड़ा सा भी रफनेस है तो उस जगह पर क्या प्रोड्यूस होगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। और फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। आप खड़े हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से, आप चलते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से, चल रहे हैं वो भी फ्रिक्शन, खड़े हैं वो भी फ्रिक्शन। पर दोस्त तो ये है हमारा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर हमारा सड़क पे चलना मुश्किल है, आप स्लिप कर जाएंगे। बारिश के टाइम पर खास करके जहां पर काई लगा होता है, मॉसिस, एल्गी जहां पर जम जाता है, आप वहां पर अगर जाइएगा और अगर आपके चप्पल में थोड़ा सा भी फ्रिक्शन कम है तो आप स्किड कर जाते हैं। या कभी केला का छिलका अगर आपके पांव के नीचे पड़ जाए, पता नहीं आज तक कभी पड़ा तो नहीं है मेरे पांव के नीचे, लोग बोलता है कि केला का छिलका अगर पड़ जाए तो वहां पर भी स्लिप करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसका फ्रिक्शन बहुत कम होता है। वो बच्चा लोग को सब पोयम में बताता है, हाँ क्या क्या है, हाँ दादाजी ने केला खाया, लाला जी ने केला खाया, क्या है पूरा? बस ये लाला जी ने केला खाया, केला खा के छिलका फेंका, छिलका भी पर पाँव पड़ा गिरे धड़ाम, ऐसे मुंह बिचकाया। तो अल्टीमेटली वो केला खा के गिर जरूर जाएंगे, क्योंकि अगर उनके ऊपर उसका पाँव, तो क्या केला में ऐसी बात थी कि उनका पाँव गिरे, उसके ऊपर पड़ा और वो गिर गए? केला के छिलके में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पाँव उसके ऊपर पड़ा और वो क्या कर गए? स्किड कर गए। तो फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी और दुश्मन भी। हमारे को दुश्मन सिर्फ एक ही बात के लिए है, अब जैसे टायर है तो वो घिस जा रहा है तो फिर नया बदलना पड़ता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक ही टायर खरीदते और वो जीवन भर चलता। चप्पल कुछ दिन के बाद देखिए उसके नीचे का जो ग्रूव्स बना होता है वो खत्म हो जाता है, तो आखिर ये फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो ये सब खत्म नहीं होता और हम एक ही चप्पल खरीदते और वही हमारा चलता चला जाता। लेकिन इस प्रकार से वो हमारा दुश्मन है कि वो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वो ना रहे तो तुम्हारा चलना भी मुश्किल है। तो ये हमारा दोस्त ज्यादा है और दुश्मन कम है। एक बार किसी एक स्कूल में, शायद डीएवी बिष्टुपुर के स्कूल में, एक टीचर ने वो एग्जाम में दिया था, जस्टिफाई हाउ फ्रिक्शन इज फ्रेंड एंड फो, यानी फ्रिक्शन कैसे हमारा दोस्त है और वही हमारा दुश्मन भी है, इसको आप जस्टिफाई कीजिए। 3 नंबर का एक सवाल उन्होंने दिया था, तो इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीजों को। फिर और एक टाइप का जो फोर्स होता है जो कि कांटेक्ट फोर्स होता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग समझते हैं ना? जो स्प्रिंग आपने, अब तो आजकल स्प्रिंग वाला पेन आना बंद हो गया, पहले तो जेटर नाम का पेन आता था, टिक 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 करके वो चलता था। उसके अंदर वो जो टिक टिक हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? अंदर एक स्प्रिंग लगी रहती थी, स्प्रिंग लगाने से वो बाहर निकलता था, फिर दबाने से वो वापस। तो स्प्रिंग फोर्स जो क्या है वो, उसमें कंप्रेशन भी होता है, एलोंगेशन भी होता है। अगर आप कंप्रेस करिएगा तो उसमें एलोंगेशन की टेंडेंसी होगी और एलोंग करिएगा तो उसमें कंप्रेशन की टेंडेंसी होगी। तो स्प्रिंग फोर्स ये भी बिना कांटेक्ट के नहीं, जब तक उसको छुइएगा नहीं उसमें आप फोर्स नहीं लगा सकते। द लास्ट इज कोलिजन फोर्स। दो चीजें जब टकराती हैं तब जो फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिजन फोर्स कहते हैं। तो ये हमारा टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स में यही 6 प्रकार के फोर्सेस, सबको डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। देन मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं पर इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट, CONTACT, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? तो डेफिनेशन लिखिए, द फोर्स which comes into existence, the force which comes into existence when two bodies are far apart, when two bodies are far apart, दूर दूर है और उसके बावजूद भी उस पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो उस तरह के फोर्स को आप क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। comes into existence when two bodies are
फार अपार्ट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉट इन कॉन्टैक्ट। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा, धरती पर, धरती हम पर हमारे बीच में तो फिर भी कांटेक्ट है, लेकिन अगर आप छत से नीचे कूद रहे हैं तो कांटेक्ट गायब हो जाएगा, पर फिर भी आपके ऊपर ग्रेविटी काम करेगी, इसीलिए ना आप नीचे आ रहे हैं, ये तो ऊपर उड़ जाते हैं। ग्रेविटी कहीं ना कहीं आपके ऊपर काम करती है, तब ना आप छत से कूदने का कोशिश करते हैं और नीचे ही आइएगा। मान लीजिए ग्रेविटी नहीं रहता तो छत पर से हम सीधे ऊपर उड़ते, क्या एरोप्लेन का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, जहां से जहां जाना है बस वो झाड़ू लगाइए। उसके कौन एक तो फिल्म देखे थे, क्या था, हैरी पॉटर, और झाड़ू जैसे लगाइए और कहीं से कहीं उड़ के चले जाइए। नहीं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। आप छत पर से अगर कहीं उड़ने का प्रयास कीजिएगा तो उड़ के आइएगा सीधे जमीन पर, और आखिरी उड़ान होगी जो आप ले पाएंगे अपने जीवन में। ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ये तो नजरिया है अपना अपना, नजर खराब है इसका मतलब आपका। मैं क्यों बोलूं आपको ऐसा कुछ करने। ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इज इलेक्ट्रिक फोर्स। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एक एक करके ये सारे फोर्सेस को भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा फोर्स एग्जिस्टेंस में आ रहा है, विच ऑल फोर्सेस आर देयर, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है। डन। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फोर्स का आता है मेरे दिमाग में, वो है, मान लीजिए किसी एक लड़के को किसी लड़की ने देखा या लड़की को लड़के ने देखा। तो अब स्कूल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में जनरली ऐसा होता है कि भाई आप कहीं से जा रहे हैं और आपकी नज़र उनकी नज़र से मिली। क्या हेमा जी, मिला ना जी? आपका नहीं मिल रहा है, नज़र खराब है, 6x6 नहीं है। आपके कहाँ नहीं कर रहा है, अरे अभी नहीं कर रहा है, सुनोगे समझोगे तो शायद एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तुम अभी जैसे कुछ बहुत चीज ऐसा जो नहीं जानते हो, हम सिखा देते हैं तो जान जाते हो कि नहीं, ऐसे ही ये भी फोर्स सिखा रहे हैं। हाँ, उसके बाद तुम जान जाओगे, फिर ना तुम अप्लाई करोगे। यार ये सब एप्लीकेशन है, डे टू डे लाइफ में कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एप्लीकेशन बता रहे हैं तुमको, तो उसको ध्यान से सुनो। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में गए या स्कूल में हैं और आपने किसी लड़की को देखा। अच्छा, लड़की को जब आप देखते हैं तो दो ही प्रकार का रिएक्शन वहां से आता है। एक तो या वो हंस देगी, और या फिर आप नहीं, आप लड़के को देखिए, अरे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आपको लड़की को नहीं देखना है, अरे थियोरेटिकल मिस्टेक हो जाएगा, और प्रैक्टिकल किए तो ज्यादा मिस्टेक में चले जाइएगा। आपको नहीं देखना है बाबू, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ नहीं, आप लड़का को देखिए, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के के रेस्पेक्ट में एग्जांपल दे रहा हूं। आप अपने भाई से वर्षा को देखिए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। वैसे आजकल सब चल सकता है, धारा 377 अभी लागू है भारतवर्ष में, आप LGBTQ कम्युनिटी प्लस में आ सकते हैं, तो आप चाहेंगे तो सभी सब चलता है अब इंडिया में भी। कॉपीराइट क्या आएगा इसमें, LGBTQ प्लस। अब ये कम्युनिटी में है, अगर आप ऐसे कुछ लक्षण है तो बताइए, उसका भी सेटिंग हो जाएगा, कुछ ऐसा बात नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ये सब ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा बात होगा ये सब, नहीं तो आप अपने भी डूबिएगा और हमको भी लेके डूब जाइएगा। तो मान लीजिए आप कॉलेज में गए, स्कूल में गए, और वहां पर आपने किसी लड़की को देखा। लड़की को जो आप देखते हैं तो दो ही तरह का रिएक्शन आएगा। एक तो मतलब लड़की हंसी तो फंसी, और दूसरा रिएक्शन कैसा आ सकता है, ऐसे करके नहीं करता है, ऐसे करके जो कर देता है, एक वैसा टाइप का रिएक्शन है। ये जो वार्तालाप हुआ आंख से आंख के बीच में, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन कुछ कुछ हरामी बच्चा भी रहता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो सीधे गुलाब लेके कहां पहुंच जाएगा। अब उसमें क्या है, फिर कांटेक्ट होगा, गुलाब से तो कांटेक्ट हुआ,
कांटेक्ट होगा तो गुलाब एक्सेप्टेंस आ गया तब तो ठीक है, कांटेक्ट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। नॉन कांटेक्ट जो कभी कभी क्या होता है, या तो हाथ से और नहीं तो कई बार सैंडल से, तो उसका भी, तो ये अगर एक्सेप्टेंस हो गया तब तो कांटेक्ट ठीक है, लेकिन अगर या फिर चप्पल निकाल के, तो वो भी एक कांटेक्ट फोर्स। तो आपको ये कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम है तो नॉन कांटेक्ट, क्लोजिंग जाके आप अगर अटेम्प्ट ले रहे हैं फिर कांटेक्ट का स्कीम बन जाता है, ठीक है। तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट जो फोर्सेस लग रहे हैं कांटेक्ट में, उससे बचना है। हाँ हाँ, नॉन कांटेक्ट ऑलवेज सेफर साइड में है। पहले कंफर्म कर लीजिए, टिकट कंफर्म हुआ तब जाके गाड़ी पर चढ़ना है। हाँ, वो आजकल क्या है, पापा साला रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग। खैर, तो कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में समझ में आ गया। अभी हम लोग एक एक करके इन सारे फोर्सेस को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। हर एक फोर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स के अंदर ही वो मस्कुलर फोर्स है, उसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा हाँ, ये अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स ओनली। ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स। तो ये भी लिख लीजिएगा पहले, इसका ये स्टेटमेंट तो नहीं लिखे होंगे, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन दी, नहीं पहले आप लिखे ना, ऊपर वाले लिखा ना, ऑन टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये लिखिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, राइट। बैलेंस्ड फोर्स की परिभाषा लिखिए, व्हेन all the forces acting on a body, when all the forces acting on a body are equal and opposite in direction, are equal and opposite in direction, are equal and opposite in direction, due to which the body either remains in the state of rest, due to which the body either remains on the state of rest or in the state of uniform motion, or in the state of uniform motion is known as balanced force। तो जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बॉडी रेस्ट पर रहेगा क्योंकि नेट फोर्स उसके ऊपर क्या है, जीरो है, या फिर अगर नेट फोर्स जीरो है तो दो ही चीजें हैं, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या फिर वो रेस्ट पर रहेगा। अगर पहले से रेस्ट पर है, नेट फोर्स जीरो है तो वो रेस्ट पर रहेगा। अगर पहले से यूनिफॉर्म मोशन में है और नेट फोर्स अगर उसके ऊपर जीरो है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही चलता जाएगा। तो यहां पर ये डायग्राम बनाइए और लिख दीजिएगा, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस एफ ऑफ आई, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 से लेकर n तक इज इक्वल टू 0। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस्ड फोर्स, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस्ड फोर्स। और नेक्स्ट अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स में आप यही चीज को लिखिए, बस इसको क्या कर दीजिएगा, नॉट इक्वल टू 0, इसको क्या कर दीजिए, नॉट इक्वल टू 0, राइट। अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट, अनबैलेंस्ड फोर्स when all the forces acting on a body, when all the forces acting on a body are not equal and opposite, not equal and opposite, and do not cancel out each other, not equal and opposite, and do not cancel out each other, due to which, do not cancel out each other, due to which a net force exists on the body,
a net force exists on the body is known as unbalanced force, is known as unbalanced force. कोई एक फोर्स उसके ऊपर क्या आएगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा. और जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स आ जाता है तो बॉडी किस में आ जाती है, एक्सेलरेशन में आ जाती है. ठीक है, तो फोर्स एग्जिस्ट करना मतलब बॉडी इज इन एक्सेलरेशन. तो हमने लिखा है वहां पे फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, वहां उसके नीचे या ब्रैकेट में अगल बगल में कहीं लिख लीजिए बॉडी कम्स इन एक्सेलरेशन या बॉडी चेंजेज इट्स स्पीड या बॉडी इज इन एक्सेलरेशन. और फिर ये एग्जांपल डाल के और ये आप इसके अंदर लिख लीजिए, ये एग्जांपल डाल लीजिए और ये एक एक्सप्रेशन वहां पे लिख दीजिए, ये एक्सप्रेशन यहां पे डाल लीजिए. डन. ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं. अगले क्लास में हम लोग इसके टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर चलेंगे. तो वो पूरा एक दिन में हम लोग सारा कोशिश करेंगे कि एक दिन कॉन्टैक्ट फोर्स पूरा पढ़ लिया जाए और एक दिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और तब फिर मैं एरिस्टोटल की फेलेसी, फिर गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट एंड देन न्यूटन्स के लॉ. 3 न्यूटन के लॉ पढ़ने, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ. और उसके बाद फिर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर कुछ फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ न्यूमेरिकल और चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. आज ये पहला लेक्चर है हमारे इस चैप्टर का जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन. बहुत ही आसान चैप्टर है. वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए. अगर नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और अगर मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.